दादागिरी है चीन का, इसको कंटेन करना, इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो ताइवान का मीडिया उनका फोटो जारी किया था कि ये भारत के सीमा पर जाने से पहले रोने लगते हैं, क्योंकि भारत के जवान का एक जो मुक्का है ये पड़ जाता है तो एक चीनी सैनिक ढेर हो जाता है। तो हम संघाई को ध्वस्त कर सकते हैं। पहले ही चीन की चिंता बढ़ी हुई है कि चीन हमारे साथ डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा। वहां पाकिस्तान में तीन तरफ की स्थिति पैदा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान वाले भी अटैक कर सकते हैं, तो बलूचिस्तान वाले चाहेंगे कि इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी होते हुए भी चाह रहे हैं कि भारत की तरफ से कुछ कड़ी कार्रवाई हो जाए इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ, जैसा हमने आपसे वादा किया था, प्रशांत कुमार सिंह साहब हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक तो हैं और लगातार 2 दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि चाइना के मसले पर बात की जाए, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीन से भी दबाव है, समंदर से भी दबाव है, पोत भी तैनात हो गए, इधर सेना भी एक्शन मोड में है और इस बीच चीन के रोल को लेकर भी पूरी दुनिया में बात की जा रही है। लेकिन सवाल केवल चीन का नहीं है, 2 देश इसमें काफी सक्रिय इस समय नजर आ रहे हैं, चाइना और दूसरा है अमेरिका। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ हैं, उन्होंने बात की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब से और भरोसा दिया है कि भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ है, समर्थन उन्होंने पूरा दिया है। इसके पहले मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने बात की थी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से, साथ में उन्होंने बात की पाकिस्तान से भी और काफी रोए गाए ये बताया जाता है। शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि किसी तरह आप कुछ कीजिए, भारत को समझाइए, तनाव को घटाइए। लेकिन वो समझाएंगे क्या, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम भारत के साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में साथ हैं। क्वाड में वैसे भी भारत अमेरिका एक साथ है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, आप जानते हैं, और भारत को छोड़ के ये तमाम देश जा नहीं सकते। ब्रिक्स में चाइना भी भारत के साथ है, लेकिन जैसा सिंह साहब ने 2 दिन पहले हमें जानकारी दी थी कि चाइना का रोल जो है बड़ा डूबियस है और डूबियस हम लगातार देखते रहे हैं कि उस तरह उसकी कैसी हरकतें हैं। ये जानकारी में आया है कि चीन के जो राजदूत हैं पाकिस्तान में, जिडोंग साहब उनका नाम है, वो जाकर शहबाज शरीफ से मिले और एक भरोसा दिया, एक आश्वासन दिया कि चाइना जो है पाकिस्तान के साथ है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है और बहुत सारे लोग भारत को आगाह कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जो हैं वो तो कर ही रहे हैं, और जो लोग एक्सपर्ट नहीं है, जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट मैच अगर आप देखते हैं, कोई भी बड़ा मैच है और किसी लेवल का प्लेयर खेल रहा हो, सचिन तेंदुलकर साहब को हमने खेलते देखा, विराट कोहली साहब को हमने देखा और बहुत सारे जो लोग क्रिकेट में जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो उन्हें सलाह दे देते थे कि कैसा शॉट खेलना चाहिए उनको। तो यही स्थिति आज की तारीख में हो गई है कि बहुत सारे लोग जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, जो रणनीतिक मामलों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, विदेश नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, युद्ध नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी तमाम तरह की सलाह दे देते हैं। हम ऐसी कोई गलती नहीं करने जा रहे, इसीलिए हमने एक्सपर्ट को बुलाया है। सिंह साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान में खुद रह चुके हैं और चाइना पर भी लगातार इनकी मॉनिटरिंग रही है। बांग्लादेश जिसके रिश्ते आज भारत से वैसे नहीं है और जैसा तमाम लोग, हमारे तमाम नेता वक्त वक्त पर कहते रहे कि भारत की अगर लड़ाई हुई तो 2 मोर्चों या 2.5 मोर्चों पर उसको तैयार रहना पड़ेगा, आधा मोर्चा घर के अंदर, जैसा सिंह साहब ने परसों के हमारे कार्यक्रम में कहा था। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और 2 मोर्चे यानी पाकिस्तान और चीन। अब बांग्लादेश है तो आधा मोर्चा आप उसको मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर कई लोग कह रहे हैं कि भारत को 3 मोर्चों पर घिरना पड़ सकता है। लेकिन आज सिंह साहब आपको बताने जा रहे हैं बिल्कुल तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, कि किस तरह से भारत नहीं पाकिस्तान 3 मोर्चों पर घिरेगा अगर लड़ाई होती है, लड़ाई छिड़ती है, अगर वो अपराधियों को सामने लाकर खड़ा नहीं करता है। लश्कर, टीआरएफ और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, सजा तो उनको मिलनी है, ऐसा भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है। सिंह साहब से हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि छोटी सी चीज आपको बता दूं कि क्यों हम ये कहने जा रहे हैं कि चीन का वो दमखम नहीं है कि वो भारत को चुनौती दे। क्योंकि अभी कजान में पिछले साल अक्टूबर में, आपको याद होगा, ये तस्वीर ली गई थी। 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग साहब की मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी। तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं, लेकिन 4 सालों में, बीते 4 सालों में सीमा पर जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो सहमति बनी है उसका हम वेलकम करते हैं
और सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अक्टूबर की बात है और ये बर्फ पिघली थी, और जैसा आप जानते हैं कि चीन व्यापारी है, वो जानता है कि भारत का बाजार कितना बड़ा है, जबकि ट्रेड वॉर अमेरिका से छिड़ी हुई है। तो चीन इस समय भारत के साथ कहे कुछ भी रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि शी जिनपिंग ने भी कहा था कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। और चीन इतना तो समझता ही है कि भारत की पोजीशन क्या है और पाकिस्तान का साथ जरूरत से ज्यादा देने का क्या नुकसान हो सकता है। और मैं आपको ये बता दूं कि 1962 की लड़ाई की बार बार याद दिलाई जाती है, जब भारत ने चीन के हाथों मात खाई थी, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं रहा जब चीन की सेना भारत पर भारी पड़ी हो। 67 में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, 3 दिन के अंदर 300 सैनिक चीन के मारे गए थे, ये रिकॉर्ड है। और भारत के भी 64-65, यानी चीन से काफी कम संख्या में भारतीय सैनिकों का नुकसान हुआ था। 1967 के बाद 1975 में भी चीन ने कुछ दुस्साहस करने का प्रयास किया था, तो भारत ने वहीं दबा दिया था। 1987 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस जमाने में तवांग में, जो अरुणाचल प्रदेश है, वहां आमने सामने होने की स्थिति आई थी, और उस समय भी भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था और चीन पीछे हट गया था। डोकलाम तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम की बात है। और गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी, चीन काफी दिन तक डिनाई करता रहा कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में ये सामने आ गया, चीन ने खुद ही माना कि उसके 38 सैनिकों की मौत हो गई है। और भारत हमेशा से अलर्ट है, आज से नहीं। जब एनडीए गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने चीन को दुश्मन नंबर 1 बताया था। भारत की तैयारी तभी से है, भले ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता हो, लेकिन सरकार तैयार है, भारत तैयार है। भारत की हमेशा से चीन पर नजर रही है। कैसे नजर रही है, सिंह साहब से समझेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि चीन जिस तरह से भारत को जमीन और समंदर में घेरने की कोशिश कर रहा है, उससे लगता है कि हमारा फ्यूचर में दुश्मन नंबर 1 है। तो आज से नहीं, 20-22 साल पहले से भारत की यह तैयारी थी, क्योंकि जॉर्ज साहब अटल जी की सरकार में रक्षा मंत्री थे। वो बहुत पुराना जमाना हो गया, बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा। और 67 की जिस जंग की मैं बात कर रहा था, तब भारत चीन पर भारी पड़ा था। 300 सैनिक चीन के मारे गए थे। 1967 की बात है, सिर्फ 3 दिन लड़ाई चली थी, और वो लड़ाई ऐसी थी जो भारतीय सेना को उसने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया था। तमाम रक्षा एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत के मन से 1962 का जो खौफ था, एक तरीके से हट गया था। और पहली बार भारतीय सैनिकों ने माना कि ना हम चीन के बराबर हैं, बल्कि चीन से आगे हैं, चीन को युद्ध के मैदान में हरा सकते हैं, पीट सकते हैं। तस्वीर उसी दौर की है। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि चीन ने हाल फिलहाल कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। ताइवान से उसका लगातार विवाद बना रहता है, वो केवल वहां पर अपने युद्ध पोतों को भेजता है और दबाव बनाने की कोशिश करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह भारत के सीमा के बॉर्डर पर भी चीनी सैनिक इस तरह की कोशिश करते हैं, खुलकर लड़ने के लिए सामने नहीं आते। और भारत भी नहीं चाहता है कि चीन से उस तरह की लड़ाई हो, क्योंकि कुछ जो विवाद है उनको बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग ये भी जानते हैं कि वियतनाम से भी चीन का संघर्ष हुआ था, चीन ने तब भी मात खाई थी। रशिया से संघर्ष हुआ था, तब भी मात खाई थी। और भारत ने 1962 के अलावा जो भी जंग है, चाहे वो प्रॉक्सी वॉर हो, चाहे वो कारगिल जैसी घुसपैठ हो, या सीधी लड़ाइयां हो 65 और 71 की, भारत ने सारी लड़ाइयां जीती है। तो सिंह साहब, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप काफी देर से मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था ये एक थोड़ी सी भूमिका हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, चाहे वो एक्सपर्ट हैं या नहीं, वो एक तरीके से डराने की कोशिश करते हैं कि अगर लड़ाई छिड़ी तो 3 मोर्चों पर भारत को संघर्ष झेलना पड़ सकता है। लेकिन आपकी ओपिनियन है, जो हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी, मैं चाहता हूं कि सारा देश उस चीज को समझे कि किस तरह से अगर लड़ाई होती है तो भारत नहीं, पाकिस्तान 3 मोर्चों पर घिरेगा, 3 मोर्चों पर मात खाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा कि आज ही एक स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, एक एडवाइजर हैं सनाउल्लाह राणा। उनका एक स्टेटमेंट आया है कि यदि भारत और पाकिस्तान का लड़ाई होता है तो पाकिस्तान को खोने के लिए कुछ नहीं है और भारत को नुकसान ज्यादा होगा। मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि भारत बहुत काफी आगे बढ़ चुका है और इकोनॉमी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा नुकसान तो जरूर होगा। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ये आप प्रेम चोपड़ा का डायलॉग एक फिल्म में मुझे याद है। तो पाकिस्तान की स्थिति वही है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसको खोने के लिए कुछ नहीं है।
लेकिन जब ये चीन के संदर्भ में और भारत के साथ बात आती है तो सेम चीज वही लागू होती है यहां भी, कि यदि हम चीन यदि हमारे साथ डायरेक्ट फाइट में आ जाता है तो भारत को खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भारत को अभी भी, ठीक है, हमने तेजी से 10 साल में आर्थिक प्रगति की है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति अभी भी वही है कि हम हार्डशिप में जीने के आदत अभी भी हमारे साथ है। हम जान रहे हैं कि हमारी स्थिति अमेरिका जैसा और यूरोप जैसा आराम तलब की और बहुत सुविधाजनक स्थिति नहीं है। अभी हम हार्डशिप में जी रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों की आय कम है, हमारे यहाँ अभी भी गरीबी है, हम भी स्ट्रगल कर सकते हैं, स्ट्रगल करके खाना अपना जुटा सकते हैं, खा सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन चीन की सुविधाजनक लाइफ हो गया है और चीन में बहुत सारे शहर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, जिसमें संघाई है, बीजिंग है, गुआंगजो है, शेंजिंग है, वुहान है, सियान है, चेंगडू है और भी बहुत सारे शहर हैं। तो चीन को खोने के लिए बहुत कुछ है। तो हमको नहीं लगता है किसी भी सूरत में कि चीन डायरेक्ट फाइट में इंडिया के साथ इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चीन को खोने के लिए ज्यादा है, ज्यादा ही नहीं है, बहुत ज्यादा है, और भारत को उसकी तुलना में खोने के लिए बहुत कम है, बल्कि कहें कि ठीक पाकिस्तान जैसी स्थिति है, ना के बराबर है। तो यहाँ ये तीनों देशों का संदर्भ इस तरह से समझा जा सकता है। अब रह गई कि पाकिस्तान के साथ 3 फ्रंट का वार। पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हमारे पास 2 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हमारा नवल बेड़ा जो है नेवी का बहुत बड़ा है, और अभी हमारा आईएनएस एक जो है वहां ये अरब सागर में जाके प्रैक्टिस कर रहा है, और उससे काफी पाकिस्तान में कपकपी चल रही है। और हम जो है वहां पाकिस्तान में 3 तरफ की स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का लंबा सीमा रेखा हमारे साथ लगता है। तो इधर से तो है ही, उधर से अफगानिस्तान क्लेम करता है पाकिस्तान के अंदर तक अपना कुछ एरिया की वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो इस स्थिति का फायदा उठाकर वो अफगानिस्तान वाले भी अटैक कर सकते हैं। और इधर जो है ये बलूचिस्तान, वो अपने आप को लिबरेट कराना चाहता है, वहां के कई संगठन अपने आप को, तो इस स्थिति का वो भी फायदा उठाना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है भारत के साथ लड़ाई में, तो बलूचिस्तान वाले चाहेंगे कि इस मौके का फायदा उठाकर अलग हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, और उधर अफगानिस्तान भी फायदा उठाकर अपना जो क्लेम करता है उतना टेरिटोरी वो क्लेम कर ले, उस पर कब्जा कर ले चढ़कर। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से 3 तरफ की लड़ाई है यहाँ। और भारत के लिए बांग्लादेश तो हम लोग नाहक ही नाम लेते हैं, बांग्लादेश की कोई कुवत नहीं है, बांग्लादेश को हमारा बीएसएफ ही संभाल लेगा। बीएसएफ मोर देन सफिशिएंट है फॉर बांग्लादेश। तो हमको नहीं लगता है कि बांग्लादेश के लिए हमारी आर्मी को कोई चिंता करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। जी जी सर, बिल्कुल आपने जो कहा, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा कि चाइनीज आर्मी की बहुत बात होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी आर्मी हो, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीन की स्थिति जो है वो बंदर जैसी है, बंदर जैसे घुड़की देता है, आप डर गए तो डर गए, नहीं डरे तो वो बंदर पीछे हट जाता है और वो चला जाता है। क्योंकि जैसे ताइवान का हमने देखा, कई बार टेंशन बढ़ जाता है, वो अपने युद्धपोत भेज देता है, ताइवान के चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं। खासतौर पे जब कोई अमेरिकन लीडर ताइवान पहुंचता है तो ये स्थिति बार बार देखने में आती है। वियतनाम भी नहीं डरता है चीन से, जापान को भी वो धमकी देने की कोशिश करता है, जापान पर भी कोई असर नहीं होता। और तमाम सारे देश जो उसने कोशिश की थी, मालदीव में घुसने की कोशिश की, उसने श्रीलंका में घुसने की कोशिश की, उसने नेपाल में घुसने की कोशिश की, और ये वो देश हैं जो भारत के बहुत करीबी माने जाते थे, भारत की गोद से उछले और चीन की गोद में बैठ गए। लेकिन जल्दी उनको एहसास हो गया कि भाई ये चीन जो है दगाबाज है, ये दोस्त नहीं है, व्यापारी के रूप में एक लुटेरा है। और चीन एक ऐसा व्यापारी है जो अपने कारोबार से समझौता नहीं करना चाहता, वो आगे बढ़ने की कीमत पर अपने व्यापार को कम नहीं करना चाहता। तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि चीन पाकिस्तान को भरोसा दे रहा है, लेकिन वो किस हद तक जाने की स्थिति में है, क्या आप उसको समझते हैं, कहां तक वो जा सकता है?
हाँ, देखिए चीन का, देखिए किसी भी देश का होता क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी खर्च किया जाता है। तो जैसे नए नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुराने चीजों को हटाना पड़ता है। तो उस स्थिति में जरूर चीन कोशिश करेगा कि जितने उसके पुराने जंगी जहाज हैं या पुराने आर्म्स अम्युनिशन है वो पाकिस्तान को अभी दे देगा कि जाओ तुम यूज कर लो, भारत के साथ लड़ाई हो गई तो। इसके अलावा चीन और कोई भूमिका नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बहुत अच्छी तरह कह सकता हूं कि चीन की इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं नजर आने वाली है। क्योंकि चीन का, अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, चीन क्यों डायरेक्ट फाइट में नहीं आएगा, क्यों ट्रायंगुलर तीसरा मोर्चा नहीं खोलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चीन की स्थिति जो है 18 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर से कम की है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा है। तो लेकिन इसके अलावा जो चीन का निर्यात है 3.5 3.5 ट्रिलियन डॉलर है निर्यात। आप ध्यान दीजिए इस बात पर। और भारत का निर्यात मात्र 820 बिलियन डॉलर है। 820 बिलियन डॉलर और कहां ट्रिलियन, उसका 3.5 ट्रिलियन डॉलर। इसके अलावा चीन को कहा जाता है कि दुनिया का कारखाना है, पूरी दुनिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो जब वो डायरेक्ट फाइट में आएगा तो ये सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी और बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगी। अब इसके बाद मैं आता हूं एक चीज और, कि अभी आप देखिए कि भारत में 370 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है, तो चीन में सिर्फ 180 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है एक साल में। तो ये जो अंतर आ रहा है उससे पहले ही चीन की चिंता बढ़ी हुई है कि भारत तेजी से इन्वेस्टमेंट के मामला में ग्रो कर रहा है और चीन का इन्वेस्टमेंट गिर रहा है। इसके अलावा एक चीज और है कि पूरी दुनिया के अधिकांश देशों ने और खास करके सभी प्रमुख देशों ने समुद्र के मामला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं कि एक लिमिटेड एरिया तक समुद्र जो है मेरा प्राइवेट है, उसके बाद सार्वजनिक है। लेकिन चीन ने उस पर संधि पर साइन नहीं किया है और पूरे दक्षिण चीन सागर को कहता है कि मेरा है। वहां फिलीपींस का कुछ नहीं है, कोरिया का कुछ नहीं है, जापान का कुछ नहीं है, सारे ऑस्ट्रेलिया का कुछ नहीं है, सारे देशों को तंग करता है, यहां तक कि मलेशिया इंडोनेशिया तक को तंग करता है। तो ये चीजें जो है अमेरिका तक को अखरता है ये बात कि ये जो दादागिरी है चीन का, इसको कंटेन करना, इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो जब डायरेक्ट फाइट होगा तो जिस तरह से मरे हुए यूक्रेन को इतना लंबा खिंचवा दिया अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज ने, इतना सारा उसको सामान दे दिया लड़ने का कि वर्षों वर्षों तक वो रूस जैसा शक्तिशाली देश से, आज विश्व में दूसरा नंबर पर शक्तिशाली देश आज भी रूस है, तो उससे इतना लंबा युद्ध कर रहा है। तो क्या भारत तो आज रैंकिंग में चौथे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर चीन है, ठीक है। ये तो रैंकिंग तीसरा चौथा है, लेकिन एक मायने में अगर पूरा कंपैरिजन किया जाए कि कितने अस्त्र शस्त्र चीन के पास हैं, कितने हमारे पास हैं, तो उसमें लगभग 1.5 से दोगुना का अंतर है। किसी किसी मामला में चीन हमसे दुगुना ज्यादा शक्तिशाली है, किसी किसी मामला में 1.5। तो फिर भी जो बाहरी सपोर्ट हमको मिलेगा वो चीज चीन को नहीं मिलेगा। इवन रूस भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब बाकी जो कंगले देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भिखमंगा देश, ये सब तो उसको मदद कर नहीं सकते। और जो मदद करने वाले देश हैं वो हमको मदद करना प्रीफर करेंगे यदि चीन के साथ होता है तो ये चीजें चीन अच्छी तरह जानता है। तो एक चीज और एक और फैक्टर है कि हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हमने डेवलप किया है, जैसे आप अग्नि 5 को ले लीजिए, हम जल, थल और नभ, जमीन, आसमान और समुन्दर, कहीं से भी न्यूक्लियर वार हेड को लेकर हिट कर सकते हैं चीन के किसी भी शहर को। और चीन का सबसे बड़ा आर्थिक शहर है संघाई, सबसे रिच शहर है संघाई, और बंदरगाह सबसे बड़ा संघाई का है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला शहर है संघाई। तो और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा, पोस्ट एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा संघाई। तो हम संघाई को ध्वस्त कर सकते हैं
एक टारगेटेड वे में। ठीक है, हम चाहे जितना नुकसान उठाना पड़े, चीन को 30 इयर्स पीछे ढकेल देंगे, ये चीन अच्छी तरह जानता है। तो ये चीजें हैं जो हम बहुत इत्मीनान से कह सकते हैं कि चीन हमारे साथ डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने बहुत सी बातें कही 1967 वाली कि हमने 300 से ज्यादा उसके को मार गिराए, वही सब नतीजा था कि चीन वार्ता के टेबल पर आया था और चीन ने एक समझौता हमारे साथ किया था कि जो बॉर्डर पर पेट्रोलिंग होगा वो आर्म्स लेकर नहीं होगा। और यही इसी का नतीजा आपने पिछले गलवान में भी देखा कि वो लोहा का रॉड और खंती लेकर आए थे और धोखा से मारपीट किया, जिसमें 20 तो हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उसके हमने 40 या 60 उससे भी ज्यादा को मार गिराया। तो लेकिन आर्म्स एमुनिशन लेकर हम पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, वो भी नहीं करता है। वो इतना जब शक्तिशाली अपने आप को समझता है तो इस तरह का संधि उसने किया क्यों? जान रहा है कि भारत का सैनिक इतना मजबूत है कि आर्म्स एमुनिशन अगर लेकर करेगा तो चीन को ढा देगा। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों से बहुत सी चीजें समझी जा सकती हैं। इसके अलावा गलवान के बाद जब चीन ने पीछे से आर्म फोर्सेस भेजने शुरू किए थे, तो वो बसों में या जो भी वाहन है उनके, उसमें जब सैनिक उनके बैठते थे तो रोने लगते थे। और ये हमारे देश के मीडिया नहीं, ताइवान की मीडिया कह रही थी और उन्होंने वीडियो क्लिप जारी किया था। ताइवान का मीडिया उनका फोटो जारी किया था कि ये भारत के सीमा पर जाने से पहले रोने लगते हैं, क्योंकि भारत के जवान का एक जो मुक्का है ये पड़ जाता है तो एक चीनी सैनिक ढेर हो जाता है, बस सिर्फ एक मुक्का से। इतना हमारा ये है, और बर्फ में लड़ने की हमको और रहने की और सस्टेन करने की क्षमता है उसके पास नहीं है। तो ये सारी बातें चीन बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक है, आर्थिक शक्ति हमसे ज्यादा है, सामरिक शक्ति भी हमसे ज्यादा है, लेकिन हम उसको इतना पीछे ढकेल देंगे कि जो वो ख्वाब देख रहा है कि अमेरिका को हम सरपास करके हम सुपर पावर बन जाएंगे, तो वो ख्वाब बहुत बहुत पीछे चला जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर कि वो ख्वाब पीछे चला जाएगा और कम से कम चीन इतना समझदार है कि वो पाकिस्तान के लिए अपने उस सपने को तोड़ेगा नहीं, उस ख्वाब को पीछे नहीं डालेगा। वो केवल बयान देता रहेगा जैसा कि वो हमेशा करता है। और आखिर में भारत के सामने तो, क्योंकि भारत का बाजार भी चीन के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तनाव था दोनों देशों में उसके बाद भी जो वहां से निर्यात हो रहा था भारत के लिए वो काफी हो रहा था। बीच बीच में भारत ने जब बाइकाट किया चीनी सामान का, हमारे कई फेस्टिवल्स पर, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या बाकी फेस्टिवल्स पर, चीनी सामान एक तरीके से बाइकाट होने लगा। तो चीन की समझदारी की खिड़की वहां भी खुली। लेकिन बहुत सारे और ऐसे दूसरे क्षेत्र हैं जहां भारत अभी भी काफी सामान चीन से मंगाता है और चीन और भारत के संबंध अलग लेवल पर है। और कम से कम पाकिस्तान के लिए ऐसा लगता नहीं कि चीन उनको दांव पर लगाएगा। लेकिन जो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, बलूचिस्तान और उसके बाद अफगानिस्तान, और मुझे फिर वो विकास दिव्य कीर्ति सर याद आ गए। उन्होंने तो अपने वीडियो में बकायदा कहा कि पाकिस्तान पेट से है और बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। तो क्या ये जानकारी पाकिस्तान को नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है और हम जो कर रहे हैं, या कुछ मिसकैलकुलेशन है? क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान के दोस्त तो बहुत गिने चुने बच गए हैं। अब वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है, चाहे मार्को रूबियो से कह रहा है कि भाई समझाओ, इंडिया टेंशन कम करे। तो ये क्या है, भारत किसी की सुनेगा क्या इस समय? और पाकिस्तान क्या मिसकैलकुलेट कर गया? देखिए, पाकिस्तान में अभी सभी लोग लगभग कुछ लोग ओपनली और कुछ लोग अपने दिल के अंदर आसिम मुनीर को गाली दे रहे हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस एक आदमी का ये सब किया धरा है। और इसने भी, कल ही हम लोग बात किए थे कि किसी के कहने पर किया, किसी ने इसके पॉकेट में डॉलर डाल दिया और इसने कांड कर दिया। तो और वो चीन ही है और कौन हो सकता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन गालियां उसको पड़ रही हैं लगातार। अब बाकी लोग जो हैं इससे घबराए हुए हैं इतने ज्यादा कि वो लोग सारे दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि हमको बचाओ। उन लोगों को पूरा एहसास है कि यहाँ कुछ होगा, होगा तो जरूर, छोड़ेगा तो नहीं। लेकिन पूरी दुनिया भी अब कुछ करने की स्थिति में अब नहीं है और सबको मालूम है कि कुछ ना कुछ डिसीजन हो चुका है, कुछ किया जाएगा। अब एक चीज और आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमने तो मोदी जी ने तो
तोड़ दिया इसको, ये नदी समझौता जो जी इंडस ट्रीटी वाटर ट्रीटी जो है, उसको उन्होंने तोड़ दिया और झेलम में पानी छोड़कर उन्होंने बता भी दिया, सबूत दे दिया कि हमने उस ट्रीटी को तोड़ दिया अपनी तरफ से यूनिलेटरली, काम खत्म। अब पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, और पंजाब और सिंध दोनों प्रांत में वहां जाता था पानी, और सिंध वाले पहले ही नाराज रहते थे कि पंजाब वाले ज्यादा पानी खा जाते हैं। अब तो पानी वहां जाएगा ही नहीं, और जो थोड़ा मोड़ा चला जाएगा वो पंजाब अपने यहां रख लेगा, तो फिर सिंध और पंजाब में और तनातनी बढ़ेगा। अभी एक नया डेवलपमेंट आया है कि हमारे विदेश मंत्रालय के कोई वरिष्ठ अधिकारी के साथ अफगानिस्तान की सरकार ने बात किया है, और उनके यहां से 4 नदियां आती हैं पाकिस्तान में, काबुल, कुनार, कुर्रम और गोमल। तो कुर्रम और गोमल तो छोड़ दीजिए, काबुल और कुनार नदी को अफगानिस्तान ने भारत से कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि उस पर बांध बना के उनकी पानी को उनके यहाँ यूज करने लायक बना दीजिए, नहरों का उनके यहाँ डेवलपमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी आर्थिक मदद करके उनको खेती लायक स्थिति बना दीजिए। वो 2 नदियों का पानी पाकिस्तान को बंद करेंगे। अगर उधर से पानी बंद हो जाता है तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी, सहारा रेगिस्तान बन जाएगा पूरा पाकिस्तान। जी बिल्कुल 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 सर, और ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लोग नहीं चाहेंगे। उनका भी एक प्रेशर होगा अपनी सरकार पर, अपनी आर्मी पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध सुधरें। गिने चुने लोग हैं, अब तो बताया जाता है बहुत कम ऐसी आबादी है, क्योंकि भारत के साथ जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन पाकिस्तान अब हर मोर्चे पर ही पीछे जा रहा है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर शायद? जी, हम कहना चाह रहे हैं ये कि इस बार की जो स्थिति पैदा हुई है, तो वो पाकिस्तान में एक दूरगामी प्रभाव छोड़कर जाएगी। देखिए, इस बार जो पंजाब वर्सेस बाकी जो वहां होगी, क्योंकि पंजाब से पहले ही सिंध भी पीड़ित है, बलूचिस्तान भी पीड़ित है और खैबर पख्तूनख्वा भी पीड़ित है। वहां 4 ही प्रांत हैं, ये सबको मालूम है। तो बाकी तीनों प्रांत जो है बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, उनको बहुत ज्यादा पंजाबियों से प्रॉब्लम है, और पंजाबियों का ही सेना में वहां डोमिनेंस है, और वही डिसीजन लेते हैं, वही वहां की सरकार है, वही वहां की सेना है, वही वहां की ताकत है। और पंजाब का मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब पंजाब। अब जो वहां बाकी लोगों के साथ उनकी जो खाई बढ़ेगी, उसको वो हमको नहीं लगता है कि जीवन में कभी भी पाट पाएंगे। ये सिर्फ हमारे भारत की नदियों का पानी बंद हो जाए और अफगानिस्तान से आने वाली 2 नदियां, काबुल और कुनार की पानी बंद हो जाए, उसके बाद बाकी स्टेट कभी भी पंजाबियों को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि किया इन्होंने और भुगतना पड़ा उन्होंने। जी बिल्कुल सर, और ये बात पाकिस्तान समझ रहा है, इसीलिए गुहार लगा रहा है, और चीन जो उसको भरोसा दे रहा है। तो आज जैसा सिंह साहब ने समझाया कि चीन के भरोसे अगर पाकिस्तान बैठा है तो उसको अंततः मुंह की खानी पड़ेगी, जो कि चीन के बाकी साथियों के साथ हो रहा है। नेपाल का आप हाल देख रहे हैं, श्रीलंका उसके चंगुल से निकलने के लिए छटपटा रहा है, और मालदीव तो कुछ दिन पहले ही आपने देखा मुवज्जो साहब आकर भारत में साष्टांग हो चुके हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि वो जितने भी दोषी हैं उनको खुद ही खोज के लाए और शरणागत कराए, जिससे तनाव जो बढ़ रहा है वो धीमे धीमे कम हो। एक रास्ता सर मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान खुद ही हैंड ओवर कर दे। हालांकि पाकिस्तान की इतनी नेक नियत हो जाएगी, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हमारे अडवाणी साहब के टाइम में भी जब गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे, तो वो 20 लोगों का डोसियर देते थे कि उनको हमको हैंड ओवर कर दो, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो मुंबई अटैक का के बाद भी जो अजमल कसाब का उसने अपने घर पे बात किया था, उसका कॉल डिटेल्स दिया गया, उसका घर का एड्रेस दिया गया, उसके माता पिता ने कबूल किया था कि वो उन्हीं का लड़का है। तो वो सारी चीजें सबूत देने के बाद भी वहां के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये सब भारत की बनी बनाई हुई कहानियां हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इस तरह का जो डिनायल वाला मोड है पाकिस्तान का, तो वो चीज हमको, आप सही कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान उस लाइन पर, सुधार के लाइन पर आने वाला नहीं है। इसलिए अभी कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी और होगी जरूर।
हाँ, कार्रवाई होगी। और वहां पाकिस्तान की पब्लिक को भी चाहिए कि वो रोज रोज का अपना जो इस तरह के हुक्मरान है, चाहे वो आर्मी है, आर्मी के खिलाफ तो बहुत नाराजगी अब दिखने लगी है। और सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है आर्मी को, जो हसीन मुनीर जैसे लोग इस तरह के काम करा रहे हैं। तो पाकिस्तान की पब्लिक को भी चाहिए कि दबाव बनाए अपने लोगों पर, अपने हुक्मरानों को कंट्रोल में रखें, जी। क्योंकि आतंकवाद से। जी जी सर। जी, एक चीज और मैं अभी देख रहा हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तानी जो बाहर विदेशों में बसे हुए हैं, अमेरिका या यूरोप के बहुत सारे देशों में, तो वहां से वो लोग भी आवाज लगा रहे हैं कि इस बार भारत कुछ ऐसा कड़ा कार्रवाई कर दे कि पाकिस्तान से जो सेना पर्दा के पीछे से जो शासन करती है और जो सेना का डोमिनेंस रहता है वो खत्म हो जाए सदा के लिए, और भारत जैसी वहां एक बढ़िया किस्म की डेमोक्रेसी वहां स्थापित हो जाए। इस तरह की चीजें भी वो लोग कर रहे हैं। तो खुद पाकिस्तानी होते हुए भी चाह रहे हैं कि भारत की तरफ से कुछ कड़ी कार्रवाई हो जाए इस बार। जी बिल्कुल चाहेंगे सर, क्योंकि 75 साल से ज्यादा लड़ते लड़ते जब आपको हो जाते हैं तो आप लड़ाई से भी उकता जाते हैं। और हर कुछ साल के बाद इस तरह का तनाव, अगर दोनों देशों के संबंध बड़े अच्छे हों तो चीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं, किसी और मुल्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं। भारत और पाकिस्तान मिलकर ही एक नया डेवलपमेंट की एक मिसाल कायम कर सकते हैं। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या दूसरे और तमाम सारे क्षेत्र हो, वहां एक दबदबा पूरी दुनिया में भारत का और पाकिस्तान का मिलकर हो सकता है। और एक अच्छे दिन की उम्मीद तमाम ऐसे लोग हैं जो अमन की आशा लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार बार भारत को तो धोखा ही मिला है। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि इस धोखे की परंपरा को लगातार जो चलती आ रही है उसको रोकें। और जितनी उनकी दुनिया भर में बदनामी हो रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान केवल जाना जाता है अपने भिखारियों के लिए, अपने आतंकवादियों के लिए, इस स्थिति से पाकिस्तान को बचना चाहिए, क्योंकि फिर इज्जत नहीं रहती है, आपकी इज्जत नहीं रहती। कुछ लोग आपको सपोर्ट भले ही करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, बाकी दुनिया तो आपके मुंह पे थूकती है, मतलब आपसे बात करने में शर्म करती है। और आपकी तो पूरा अफगानिस्तान जैसा देश आपको सिखाता है, वहां के मंत्री अमीर मुत्तकी साहब कह रहे हैं कि भाई समझो क्या कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। तो जब आपको तालिबान समझा रहा है तो आप समझिए कि पाकिस्तान की स्थिति क्या आ गई है। तो सर आपने काफी विस्तार से समझाया और मुझे लगता है कि इससे लोगों को समझ आया होगा कि खतरा भारत पर नहीं है, तीन तरफ से पाकिस्तान पर है। सर आपने हमें वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत आभार। और सभी देखने वालों का भी आभार। सादर नमस्कार।